पीटीआई ओवरसीज की सबसे बड़ी कोशिश थी इस हुकूमत की कबूलियत को रोका जाए, वो नाकाम हो गई है। अमेरिका ने उनकी सारी लॉबिंग को जमीन बोस कर दी। सलीमा खान के वकला हैं और जो इमरान खान के वकला हैं वो लतीफ खोसा को पसंद नहीं करते। इन्होंने पार्टी भी हाईजैक कर ली और उसके बाद भी इमरान खान का कोई फायदा नहीं हुआ। मंशियात पुलिस के ताउन के बगैर बिक ही नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आज का दिन तो बड़ा गहमा गहमी वाला है। सबसे बड़ी बात जो आज के दिन की हाईलाइट जिसे हम कह सकते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मनसब संभालने के बाद पहला खत लिखा है। तो इस पर अंदर की बात क्या है, जरा बताइएगा। देखें, अमेरिकी सदर का नई हुकूमत को मुबारकबाद देने का खत मेरे नज़दीक को गैर मामूली चीज़ नहीं है। नई हुकूमत बनती है, सब ममालिक नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं, मोदी ने भी दी है, अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की आ चुकी थी। लेकिन बाइडेन का खत असल में तहरीक इंसाफ की शिकस्त है। मैं वो इसको कैसे? देखता हूँ कि वो ऐसे कि पीटीआई जो यूएसए है, उसने देखें डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग के दौरान भी एहतजाज किया। उन्होंने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया। उन्होंने अमेरिका में 3 लॉबिंग फर्में हायर की इलेक्शंस के दौरान इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने के लिए। उन्होंने सेनेटर से लॉबिंग के लिए एक अलग फर्म हायर की और वो मुसलसल अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा इंतखाबात को कबूल ना किया जाए। और इसके लिए अमेरिका में बहुत सख्त लॉबिंग भी की जा रही थी, लॉबिंग फर्में हायर की जा रही थी। सेनेटर से बयानात दिलवाए जा रहे थे। अगर इस सब के बाद जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत लिखा है, तो एक तो तहरीक इंसाफ की वो जो सारी कोशिश थी कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इन इंतखाबात को अमेरिका कबूल ना करे, वो सारी खत्म हो गई। जब उन्होंने खत लिख दिया तो उन्होंने हुकूमत भी कबूल कर ली, इंतखाबात के नताइज भी कबूल कर लिए और धांधली के मंत्रे को शिकस्त दे दी और उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई ओवरसीज की सबसे बड़ी कोशिश थी कि अमेरिका से इन इंतखाबात को मुतनाज़ कराया जाए और किसी तरह अमेरिका को के अंदर इस हुकूमत की कबूलियत को रोका जाए, वो नाकाम हो गई है। मुझे ये पीटीआई यूएसए का जो सारा मंत्रा है और जो उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था पूरा कि हम अमेरिका में पता नहीं क्या तूफान ले आएंगे और अमेरिका में ये लॉबिंग है और अमेरिका में ऐसे हो जाता है, तो उन सारों को अमेरिका में अपनी औकात पता लग गई है। ये वो उनके टगे की औकात नहीं है अमेरिका में और अमेरिका ने रियासत के रियासत से ताल्लुकात होते हैं और अमेरिका ने मौजूदा हुकूमत को कबूल कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ओवरसीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे और उनका ख़्याल था कि पीटीआई ओवरसीज़ ना जाने उनके लिए क्या मुजज़ा कर देंगे अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर। तो वो सबके सामने है कि वो शायद सड़कों पे खड़े होके गालियाँ तो निकाल सकते हैं। किसी को देखकर गाली निकालना तो शुरू कर सकते हैं। पर वो जिन मुल्कों में रहते हैं, उन मुल्कों की हुकूमतों पर उनका कोई असर नहीं है। उन ना बर्तानिया की हुकूमत पर बर्तानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों का कोई असर है, ना अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का अमेरिकी हुकूमत में कोई असर है। दोनों जगह इनकी औकात सिफ़र है और पाकिस्तान में ये अफ़सर बने फिरते हैं। तो मुझे तो ये त पीटीआई यूएसए की शिकस्त लगती है और पीटीआई की शिकस्त लगती है। दरअसल अमेरिका ने उनकी सारी लॉबिंग को ज़मीन-बोस कर। जी, बिल्कुल, इस बात पर तो आपने रोशनी डाली। ये भी बताइएगा कि ख़त में किन अमूर पर बात हुई? सैलाब को लेकर और तालीम को लेकर, और मज़ीद किन अमूर थे जिन पर गुफ्तगू हुई? लेकिन वो जो उनमें बात है वो सिफारती ज़ुबान है और उसमें एक ताउन की बात है, ग्रीन अलायंस है। मेरे नज़दीक वो ज़्यादा अहम बात नहीं है। सफारती ज़ुबान है, वेलकम कहा गया है, दोनों मुल्कों को इकट्ठे चलना चाहिए, इन-इन शोबों में हम ताउन कर सकते हैं। एक दिन पहले भी आया कि न तवानाई के शोबों में ताउन कर सकते हैं, वो अलग बात है। देखिए इमरान जो बाइडेन ने ना इमरान खान को खत लिखा, ना इमरान खान को फ़ोन किया था। आप बात समझें। तो इसलिए मेरे ख़्याल हुँ। में जो बाइडेन का ख़त जो आया है सफ़ारती ज़ुबान में, उस ख़त का आना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमरान खान के साथ तो गिला ही ये था कि ना ख़त आया, ना फ़ोन आया। तो अब इधर तो ख़त आ गया है, तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई यूएसए की अपनी जगह एक नाकामी है।
बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे। एक और खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड ही कि पीटीआई की जो कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है, उसमें पार्टी वुकला की जो कारकर्दगी है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। लतीफ़ खोसा के हवाले से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इमरान खान ने एक दफ़ा लतीफ़ खोसा को अपने मुकदमात से रोक भी दिया था कि आप पेश ना हुआ करें। अब भी वो ज़मानत के एक मुकदमे में पेश नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हुआ है और वो अडयाला इमरान खान को मिलने चले गए। लेकिन मेरे ख़्याल में लतीफ़ खोसा जो हैं, वो बुशरा बीबी के वकील हैं, वो उनकी सारी अलाइनमेंट बुशरा बीबी के साथ है। जबकि जो अलीमा खान के वुकला हैं और जो इमरान खान के वुकला हैं, वो लतीफ़ खोसा को पसंद नहीं करते। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इमरान खान के वुकला हैं, वो इलेक्शन हार गए हैं और जो बुशरा बीबी का वकील था, वो इलेक्शन जीत गया था। तो ये लड़ाई कुछ हलीमा और बुशरा की भी है, अपने-अपने वकील हैं। अगर आपको लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो याद हो, तो उसमें भी इस किस्म की लड़ाई का था और ये लड़ाई पुरानी चल रही है वुकला के अंदर। इसीलिए कहा गया है कि इन वुकला ने इमरान खान की शायद कोई इमरान खान की बेहतरी के लिए कम और इमरान खान को नुकसान पहुँचाने के लिए ज़्यादा काम किया है। इन्होंने पार्टी भी हाईजैक कर ली और उसके बाद भी इमरान खान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने इमरान खान के मुकदमे भी ख़राब किए हैं और उससे भी इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सारे टिकटें भी ये ले उड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुरानी लड़ाई है, इसमें नई कोई नहीं, ये जूतियों में दाल बँटती रहती है। हर दूसरे-तीसरी कोर कमेटी में यही लड़ाई सामने आती है। तो क्या ये लड़ाई खत्म होती हुई नज़र आ रही है कहीं पर? क्या कोई इम्कानात हैं? अंदर की बात क्या है? जब तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आता, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इमरान खान जेल में रहेगा। देखें ना जी, अब एक धांधला वाली टिकट के मामले पे सबने शोर मचाया कि उसको टिकट गलत मिला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैंने पूछा था, इमरान ने कहा था, इमरान खान कहते हैं मैंने नहीं कहा था। ये कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये लड़ाई जो है ये चलती जा रही है और मुझे ये लड़ाई कोई कम होती या खत्म होती नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है जो शामिल करेंगे, जिस पर अंदर की बात जानना चाहेंगे आपसे। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो एलामिया जारी किया हुआ था कल, उसको रिजेक्ट कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म की और चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है। इसको कैसे देखते हैं? अंदर की बात क्या है? देखिए, उन्होंने ना जुडिशियल कमीशन को रिजेक्ट किया है और लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा किया है। उनका मौक़िफ़ है कि जो 6 जजों ने ख़त लिखा है, इसके ऊपर कमीशन ना बनाया जाए, लार्जर बेंच बनाया जाए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ खुद कहती है कि 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बना लिया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि आप धाँधली पर जुडिशियल कमीशन बना दें। तो फिर 6 जजों के ख़त पे जुडिशियल कमीशन क्यों ना बनाया जाए? अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं तहरीक-ए-इंसाफ की बात मान लूँ कि लार्जर बेंच बनाया जाए, तो भई उनके इल्ज़ामात की तहकीकात कैसे होंगी? लार्जर बेंच तो कोई तहकीक नहीं कर सकता। वो इल्ज़ाम लगाएँगे, वो तरदीद कर देंगे। लार्जर बेंच के पास क्या अथॉरिटी होगी कि वो जान सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इसके लिए तो कोई तहकीक और तफ्तीश होनी ज़रूरी है। अब मज़े की बात ये भी है कि इन जजेज़ ने किसी अपने खत में किसी अफ़सर का नाम तो नहीं लिया कि फलाँ ने दबाव डाला है। बल्कि जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लेडी जज हैं, उनसे जब चीफ जस्टिस ने पूछा आपको किसने दबाव में डाला? तो उन्होंने कहा कोई एक फ़ोन आया था, मुझे नाम याद नहीं है। भई कोई ऑब्नॉक्शियस कॉल्स के पे आप दबाव में तो नहीं आ जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में को रॉन्ग कॉल आ गई, क्या कॉल आ गई जी? कॉल आई थी तो मुझे पता नहीं किसकी कॉल थी, क्या थी। तो बात ये है कि ये इन्होंने इनको तफ्तीश में नाम बताने पड़ेंगे कि किसने इनको इन पर दबाव डाला है। और सबसे बड़ी बात है अगर किसी ने दबाव डाला था तो ये उस पर तौहीन अदालत लगाते, एफआईआर दर्ज करते। इसलिए मेरे ख्याल में तफ्तीश को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ को पता है कि ये जज साबित नहीं कर सकते, तो लार्जर बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। बल्कि बाकी मामलात में तो खुद तहरीक इंसाफ कहती है जुडिशियल कमीशन बना दें। तो इस पर जुडिशियल कमीशन बनाने पे उन्हें क्या एतराज़ है? लिहाज़ा मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई तहरीक इंसाफ की बात की। सिर्फ़ वो इन जजों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इनके ख़त का सियासी स्टंट बनाना चाहते हैं और उनका ख़्याल है कि अगर तफ्तीश तहकीक हो गई तो जज झूठे साबित हो जाएँगे। वज़ीर-ए-आज़म पर भी कड़ी तनकीद की गई, कहा गया कि वो तो खुद जाली मैंडेट पर आए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो वज़ीर कानून है, उन्होंने तो कहा था कि हम मैंडेट तो अदलिया पर खत्म कर छोड़ते हैं दें। कि वो डिसाइड करेंगे मिसकंडक्ट है या नहीं। जाली मैंडेट तो खत्म कर देना जब बाइडेन के खत के बाद। पूरी दुनिया ने इलेक्शन को दुरुस्त मान लिया है, तो अब मेरा मतलब है, अब ये अपनी जो इन्होंने लाखों डॉलर दिए हैं ना तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग फर्मों से, उनके ऊपर मुकदमे करके वो डॉलर वापस लें क्योंकि सारे ज़ाया हो गए हैं।
वो डॉलर ये पाकिस्तान में गरीबों की मदद के लिए दे देते तो ज़्यादा बेहतर था, जो लॉबिंग फर्मों को देकर कोशिश की है कि मैंडेट जाली है, तो अमेरिका ने तो मैंडेट असली मान लिया है। बाकी इनकी बात कोई दुनिया में चीन ने असली मान लिया है, सऊदी अरब ने असली मान लिया है, अरब ममालिक ने असली मान लिया है, तुर्की ने मान लिया है, मलेशिया ने मान लिया है, पूरे मगरिब ने मान लिया है, तो फिर रह कौन गया है? ये अकेले ही रह गए हैं अब। जी, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है, अंदर की बात जानेंगे आपसे। बड़ा इंकशाफ हुआ मेरे ख़्याल से कि ना पंजाब में 200 से ज़ायद जो पुलिस अफ़सरान हैं और एहलकार हैं, वो मनशियात फ़रोशों के सहूलतकार साबित हुए हैं। बड़ा केस चलेगा अब ये, क्या कहेंगे आप? अंदर की बात क्या है? सर, मैं समझता हूँ कि मंशियात पुलिस के ताउन के बगैर बिक ही नहीं सकती। अच्छा। कोई मैं मानता ही नहीं कि ये पुलिस अफ़सरों की मर्ज़ी के बगैर, अगर लाहौर में मंशियात बिक रही है तो सीसीपीओ लाहौर ज़िम्मेदार है, और अगर पंजाब में बिक रही है तो आईजी पंजाब ज़िम्मेदार है। ये कैसे हो सकता है सूबे में मंशियात बिक रही है, 200 अफ़सर जो हैं मंशियात फ़रोशों के सहूलतकार हैं, और आईजी और सीसीपीओ बरी-उज़्ज़िम्मा हैं, वो कि हमारा कोई कसूर नहीं है। पंजाब में पुलिस रिफ़ॉर्म्स कभी भी नहीं हो सकी हैं, और पुलिस की एक पंजाब को एक पुलिस स्टेट भी कहा जाता है। पुलिस के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, जुआ कराएँ, मंशियात बेचें, थानों की सतह पे अब आप देखें ये पतंग से डोरे कटने का वाक़या है। तो पुलिस के हवाले से तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को पंजाब के हवाले से, और अब ये जो लिस्ट आई है, ये पुलिस की अब अपनी रिपोर्ट है कि उनके 200 अफ़सर जो हैं मंशियात फ़रोशों के सहूलतकार हैं। क्यों नहीं गिरफ़्तार करते इनको, अपने पेटे भाइयों को? क्यों अफ़सरान मंथली लेते हैं जो इनके लिए ख़ामोश हैं? जब लिस्ट आ गई है, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है, पेशावर से है इसका ताल्लुक। पेशावर बीआरटी प्रोजेक्ट के जो जेवी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने आखिरकार मुआहदे की जो शराइत हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बैनुल अक़वामी सालसी अदालत से रुजू कर लिया है कि जो उनकी पेंडिंग अमाउंट है, वो उनको अदा की जाए। तो अंदर की बात क्या है? देखें, बीआरटी के ऊपर करप्शन के शुरू से इल्ज़ामात, और आप देखें मुल्तान मेट्रो के ऊपर नैब ने तहकीकात की, पंजाब में ऑरेंज लाइन पर तहकीकात हुईं, और सब मंसूबों पे हुई, लेकिन जब बीआरटी की तहकीकात की बात होती थी, तो तहरीक-ए-इंसाफ जाके स्टे ले लेती थी सुप्रीम कोर्ट से कि जी इसकी तहकीकात ना की जाए। और वो भी अदालती सहूलतकारी थी बीआरटी की तहकीकात को रोकना। अब आपने बीआरटी की तहकीकात मुल्क में तो होने नहीं दी, और वो आलमी अदालत सालसी अदालत में पहुँच गया 57 अरब का मुकदमा लेकर। तो अब जिन जजों ने बीआरटी की तहकीकात पर स्टे दिया हुआ था, वो आज कौम को आकर बताएँ ना कि उनकी वजह से अगर ये 57 अरब रुपए का मुकदमा हम हार गए, तो क्या वो जज अपनी जेब से ये पैसे देंगे जिन्होंने बीआरटी की तहकीकात पर स्टे दिया हुआ था? इससे पहले हम रैकोटेक का मुकदमा आ रहे हैं, वो इसी तरह स्टे के हवाले से। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि 1700 अरब रुपए के जो मुकदमात हैं टैक्स के, उनके ऊपर स्टे है अदालतों में। तो ये जो अदालतें हैं, ये जो स्टे ऑर्डर जारी करती हैं, इनको ख़त लिखना तो बहुत आता है, ये ज़रा स्टे ख़त्म कर दें टैक्स के मामलात से, और बीआरटी की तहकीकात को जो रोका गया और उस पर स्टे दिया गया, मैं समझता हूँ इस सब के वो जज ज़िम्मेदार हैं। तो जिन्होंने स्टे दिया था, जिन जजेस ने रोका था इस कार्रवाई को, इस केस को, तो उनके खिलाफ फिर क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर ये केस चलता है हर मज़ीद आगे, तो इस पाकिस्तान पर में पेशरफ्त होती है? जजों के खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ हम जिस जज के एक फैसले की वजह से 6 अरब डॉलर का मुकदमा हार गए, हम उस जज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम और भी मुकदमात की वजह से दुनिया में कई मुकदमे हारे हैं, इन जजों की वजह से। प आपको पता है पिछली दफ़ा जब रैकोटेक का दोबारा डील हुई, तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने कहा अपनी सुप्रीम कोर्ट से जाके इसमें मोहर लगवाएँ, जो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी था क्योंकि मुआहदों में कभी सुप्रीम कोर्ट फ़रीक नहीं होता। क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो इस किस्म के फैसले देती हैं, जिससे आलमी अदालत इंसाफ में भी पाकिस्तान को मुश्किल होती है। ये बीआरटी का भी उसी की एक निशानी है कि इन्होंने यहाँ पे कई साल स्टे दिए रखा, और मामला आलमी अदालत इंसाफ में पहुँच गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें जो कि हमें मुज़म्मिल साहब ने बताई हैं। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक़्त देने के लिए, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।